हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तथा समाजशास्त्र विषय से प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रोक्ता, पीजीटी अन्य किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस एग्ज़ाम ऑफ व्यू ये हमारी जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने प्रश्नोत्तरों पर आते हैं। आज का हमारा प्रश्नोत्तर नंबर 1 है। फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 1 है, सांस्कृतिक विडंबना का अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल। ऑप्शन बी है पूर्व एवं पश्चिम के मध्य अंतराल। ऑप्शन सी है संस्कृत एवं सभ्यता के मध्य अंतराल। ऑप्शन डी है अभौतिक एवं भौतिक के मध्य अंतराल। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, अभौतिक एवं भौतिक के मध्य अंतराल। जो आपके एक समाजशास्त्री फ्रेंड आगबर्न ने सर्वप्रथम सन 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज, आगबर्न की पुस्तक है फ्रेंड्स सोशल चेंज, आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सोशल चेंज में उन्होंने बताया है सांस्कृतिक विडंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है, आगबर्न ने कहा है कि संस्कृत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक भौतिक संस्कृत और एक अभौतिक संस्कृत, और सांस्कृतिक विडंबना में अभौतिक संस्कृत और भौतिक संस्कृत में अंतराल उत्पन्न हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीर स्टीड, ऑप्शन बी लिंटन, ऑप्शन सी लेपियर, ऑप्शन डी किम्बाल यंग। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन बी लिंटन। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के बारे में आपको पता भी होगा फ्रेंड, जो प्रदत्त परिस्थिति है इसको बदली नहीं जा सकती है। ये आपको जन्मजात प्राप्त होती है, जैसे जात को बदली नहीं जा सकती। आप जिस जात में पैदा हो जाते हैं जन्म से, आपकी जात खासकर भारतीय परिवेश में अस्थायी होता है, वो बदली नहीं जा सकती है। ये सन 1936 में आपके जो ये राल्फ लिंटन है समाजशास्त्री ने समाज में परिस्थितियों को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्रदत्त, नंबर 2 अर्जित परिस्थिति। समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उनको स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये परिस्थितियाँ व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या परंपरा आदि के कारण प्राप्त हो जाती है। वही फ्रेंड जो जन्मजात आपको प्राप्त हो जाती है, बच्चे को जन्म से ही अपने ये प्राप्त हो जाती है जैसे जात। और दूसरी परिस्थिति है आपका फ्रेंड प्रदत्त परिस्थिति। जो प्रदत्त परिस्थितियाँ हैं जिन्हें व्यक्ति अपने योग्यता, अपने गुण और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, ये अर्जित परिस्थितियाँ कहलाती हैं। जैसे आप अपने योग्यता से संपत्ति, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं इत्यादि प्रकार की ये अर्जित परिस्थिति के अनुसार मानी जाती हैं। आप अपने योग्यता अनुसार फ्रेंड्स डॉक्टर, वकील, जो है शिक्षक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। ये सब जो फ्रेंड आपके अर्जित परिस्थिति के तहत आते हैं। आपका जो ऑप्शन में है ऑप्शन ए, ये बीरस्टीड आपके क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ये बीरस्टीड कहते हैं जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये बीरस्टीड का कथन है। और बीरस्टीड ने बताया समानता एक स्थित समाज अथवा एक समूह में एक पद है। आपके जो ऑप्शन ये सी है लेपियर, ये क्या कहते हैं फ्रेंड, लेपियर ये कह रहे हैं सामाजिक परिस्थिति समानता उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। आपके जो आगे हैं ऑप्शन डी किम्बाल यंग के अनुसार है प्रत्येक समाज अथवा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को उत्पन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति होती है। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सबके बीच, प्रश्न नंबर 3,
औद्योगिक समाजों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है पशुपालन, ऑप्शन बी है बागवानी, ऑप्शन सी है कारखाना उद्योग, ऑप्शन डी है कृषि। औद्योगिक समाजों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कारखाना उद्योग। यह औद्योगिक समाज की अर्थव्यवस्था है फ्रेंड। औद्योगिक समाज की अर्थव्यवस्था कारखाना उद्योग पर आधारित होती है, जबकि आपकी ये जो पशुपालन है, बागवानी है और कृषि है, ये पूर्व औद्योगिक समाज की अर्थव्यवस्था का आधार है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न उत्तर नंबर 4। समूह का गेमिन शेफ्ट तथा गेसेल शेफ्ट वर्गीकरण किसने किया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है CH कूले, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है आगबर्न, ऑप्शन डी है F टानीज। तो आपका सही उत्तर इसमें है फ्रेंड्स ऑप्शन डी टानीज, F टानीज इनका। तो टानीज के अनुसार समाज समूह या सामाजिक संबंध के दो आधार स्वरूप है, जिसको जो है गेमिन शाफ्ट और गेसेल शाफ्ट में वर्गीकरण किया है उन्होंने। तो गेमिन शाफ्ट फ्रेंड्स समुदाय को कहते हैं और समाज को जो है गेसेल शाफ्ट कहते हैं। गेमिन शाफ्ट एक स्वाभाविक इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है, जिसका संगठन या एकात्मता निश्चय ही संगोत्रता अर्थात किंशप की प्राकृतिक शक्ति के कारण पनपती है। यह प्रकृति की उपज है अथवा एक प्रकार का प्राकृतिक संवेद। टानीज का गेमिन शाफ्ट दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित यांत्रिक समूह का समान अर्थक है। जो गेसेल शाफ्ट है ऐसा समूह संघ या संगठन है जिसके सदस्य अपनी वैयक्तिक इच्छा अनुसार अपने निजी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अंतःक्रिया करते हैं। यह प्राकृतिक या स्वाभाविक उपज नहीं है और किसी भी रूप में एक प्राकृतिक स्वभाव भी नहीं है। वास्तव में यह कृत्रिम यांत्रिकता है। इसी प्रकार स्वरूप को दुर्खिम ने स्वाभाविक संगठन पर आधारित समूह कहा है। तो आपका जो ऑप्शन ए है फ्रेंड ये CH कूले जो कहते हैं, इनकी पुस्तक है एक फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CH कूले की एक बुक है, उस बुक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। आपके जो ऑप्शन भी हैं ये समनर, ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स, समनर ने लोकरीत अर्थात फोकवेज की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। और आपके जो आगबर्न हैं इन्होंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया है अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है फ्रेंड आगबर्न की सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का ये प्रतिपादन किए हैं। आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स है प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है फ्रेंड, प्रभुजाति की अवधारणा को भारतीय संदर्भ में किसने प्रतिपादित किया है? आपका ऑप्शन ए है RK मुखर्जी, ऑप्शन बी है MN श्रीनिवास, ऑप्शन सी है GS घुरे, ऑप्शन डी है CR अम्बेडकर ना हो के फ्रेंड्स ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ये BR अम्बेडकर हैं फ्रेंड्स, ये CR अम्बेडकर ना हो के BR अम्बेडकर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी ये सही उत्तर है MN श्रीनिवास। तो प्रभुजात की अवधारणा भारतीय गांव की राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति एवं न्याय व्यवस्था और प्रभुत्व को समझने में भी योग देती है। सन 1959 में प्रोफेसर MN श्रीनिवास अर्थात इनका पूरा नाम है फ्रेंड मैसूर नरसिंह श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने प्रभुजात की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया। एग्जाम में पूछता है इन्होंने किस गांव का अध्ययन किया है, तो ये रामपुरा गांव के अध्ययन किए हैं। तो MN श्रीनिवास के अनुसार जो है एक जात तब प्रभुजात कही जाती है जो वह संख्या के आधार पर अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली और प्रभावशाली हो और आर्थिक राजनीतिक शक्ति उसके पास हो। यह आवश्यक नहीं है कि वो परंपरागत जात पद क्रम में सोपान में जो है सर्वोच्च जात ही हो। प्रभुजात की विशेषताएं इन्होंने
निम्नताई फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा प्रभुजात की विशेषता जो आपके एम.एन. श्रीनिवास ने बताई है। इनकी एक विशेषता है प्रभुजात की संख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए आपके पास। नंबर 1 संख्यात्मक शक्ति। नंबर 2 आर्थिक व राजनीतिक प्रभुत्व होना चाहिए। नंबर 3 धार्मिक कृत्यों अथवा जाति व्यवस्था में उच्च सामाजिक स्थित होना चाहिए। ये नंबर 3 हो गया फ्रेंड। नंबर 4 उन्होंने कहा है आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय। आप जो है तरक्की कर रहे होंगे आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय में। और 5 नंबर है इनका फ्रेंड संपूर्ण गांव की एकता न्याय एवं कल्याण के लिए कार्य। ये फ्रेंड्स आपके जो थे एम.एन. श्रीनिवास के अवधारणाएँ थी। और आपका अगले ऑप्शन में जो फ्रेंड ये हैं जी.एस. घुरिये अर्थात इनका पूरा नाम है फ्रेंड्स जी.एस. घुरिये का गोविंद सदाशिव घुरिये। इन्होंने जात की उत्पत्ति का कारण ब्राह्मणों की जो है चतुर्युक्त माना है। जी.एस. घुरिये गोविंद सदाशिव घुरिये जात की उत्पत्ति का कारण ब्राह्मणों की चतुर्युक्त माना है। इसे जात की उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत कहा जा सकता है जी.एस. घुरिये के अनुसार। जी.एस. घुरिये ने जात के जो है निम्नलिखित 6 सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। इनकी पहली विशेषता है जी.एस. घुरिये की फ्रेंड बताए हैं जो है समाज का। नंबर 1 समाज का, इसको नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू। समाज का खंडात्मक विभाजन। नंबर 1 है समाज का खंडात्मक विभाजन। नंबर 2 है संस्करण। नंबर 3 है भोजन तथा सामाजिक सहवास। नंबर 4 आपका है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। नंबर 5 है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, पेशे के फ्रेंड। और नंबर 6 है विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो इन्होंने जो है 6 प्रकार के बताया है। और आपके जो है ऑप्शन में जो है अगले हैं आर.के. मुखर्जी। तो आर.के. मुखर्जी का पूरा नाम फ्रेंड है राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है राधा कमल मुखर्जी ने। और आपके जो अगले ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन डी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में फ्रेंड्स एग्जाम व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनका थोड़ा सा विस्तार कर देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक भारतीय दलित संघ वर्ग अखिल भारतीय दलित फेडरेशन की स्थापना इन्होंने किया है फ्रेंड्स। और इन्होंने इनकी अनेकों पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम व्यू। आप नोट कर लीजिए जो एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड इनकी जो पुस्तक है दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इन्होंने इस पुस्तक को 1917 में लिखा है। आप नोट कर लीजिएगा, मैं आराम से बोल दे रहा हूँ। दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी 1917 में लिखा है। अगली पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में इसको उन्होंने लिखा है। अगली पुस्तक फ्रेंड इनकी द शूद्राज 1946 में लिखा है, अर्थात इसको कहते हैं हुवेर द शूद्रा। अगली पुस्तक है इनकी फ्रेंड कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इसे इन्होंने 1917 में लिखा है। अगली पुस्तक है इनकी दी अनटचेबल्स हु हेयर दे एंड दे बिकम अनटचेबल्स 1948 में इसको उन्होंने लिखा है। अगली पुस्तक इनकी है फ्रेंड स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 में इसको इन्होंने लिखा है। अगली पुस्तक है इनकी 7वीं पुस्तक है फ्रेंड इनकी क्रम संख्या है पाकिस्तान आर पार्टीशन 1945 में। अगली पुस्तक है रनाडे गांधी एंड जिन्ना 1943 में। और ये फ्रेंड जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं आपके, इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माता हैं और ये भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान निर्माण के समय। इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया है, जो इसके विरोध में इन्होंने कानून मंत्री पद से अपने इस्तीफा भी दे दिया था फ्रेंड। इन्होंने महिलाओं के जो है कल्याण हेतु हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया और महिलाओं के कल्याण हेतु जो है इन्होंने ये इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। जो इनका एक कथन है शिक्षा वह सैनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आपको एक इनका और फ्रेंड जानकारी होगा सन 1935 में इन्होंने RBI की स्थापना की है।
B.R. अम्बेडकर ने। और आपको पता भी होगा फ्रेंड, इन्होंने कहा है आपने लास्ट समय के अंतिम दिनों में कि मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ हूँ पर हिंदू होकर मरूंगा नहीं। और अंत में ये बौद्ध धर्म अपने लाखों की संख्याओं के साथ जो है दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा अब अगला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर नंबर 6। प्रश्न उत्तर नंबर 6 है, आदर्श शून्यता का संबंध है। ऑप्शन ए है फ्रेंड व्यक्ति से, ऑप्शन बी है समाज से, ऑप्शन सी है संस्कृति से, ऑप्शन डी है संस्था से। तो आपका सही उत्तर इसका है फ्रेंड जो है ऑप्शन बी समाज से। आदर्श शून्यता विसंगत की अवधारणा को आधुनिक रूप से सर्वप्रथम इमानुएल दुर्खिम ने प्रतिपादित किया है। वैसे इस अवधारणा का उल्लेख जर्मन जो है आपकी इस अवधारणा का उल्लेख वैसे जो जर्मन दर्शन शास्त्री हैं हीगल की कृतियों में भी देखने को मिलता है। पर उन्होंने एनोमी शब्द का नहीं अपितु एलिलेशन शब्द का प्रयोग लगभग उसी अर्थ में किया है जिस अर्थ में आज एनोमी शब्द का प्रयोग विभिन्न विद्वान करते हैं। इमानुएल दुर्खिम ने सर्वप्रथम एनोमी की अवधारणा का उल्लेख अपनी कृत द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया फ्रेंड इमानुएल दुर्खिम ने एनोमी शब्द की अवधारणा। दुर्खिम के अनुसार आदर्श शून्यता विसंगति एनोमी का कारण स्वयं समाज है। सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना संबंध समाज के साथ जोड़ना पड़ता है और वह यह आशा भी करता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति में समाज या समाज के अन्य सदस्यों का सहयोग उसे मिलता रहेगा। जब उसकी यह आशा पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति में निराशा, असंतोष, बदला लेने की भावना इत्यादि पनप जाती है और वह समाज द्वारा मान्य स्थापित नियमों, आदर्शों तथा मूल्यों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और इस प्रकार का व्यवहार करता है कि उसका वह व्यवहार विसंगत या नियमहीनता का ही परिचायक होता है। इसी को इमानुएल दुर्खिम ने विसंगत या आदर्श शून्यता की संज्ञा दी है। दुर्खिम के ही शब्दों में विसंगत आदर्शहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का विलंबन है, एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अक्सर नियमहीनता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 7। प्रश्न उत्तर नंबर 7 है फ्रेंड्स, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मर्टन अर्थात रॉबर्ट किन मर्टन, बी ऑप्शन है पार्सन्स अर्थात टालकट पार्सन, ऑप्शन सी है कूले अर्थात C.H. कूले, ऑप्शन डी है काम्टे अर्थात अगस्त काम्टे। आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स C.H. कूले, ऑप्शन सी C.H. कूले ये सही उत्तर है फ्रेंड्स। मर्टन ने फ्रेंड्स इसके ऑप्शन ए मर्टन, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी है अगस्त काम्टे। तो इसका सही उत्तर है C.H. कूले। जो प्राथमिक समूह की अवधारणा को सर्वप्रथम C.H. कूले द्वारा ही अपनी कृति सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया गया है, 1909 में इन्होंने दिया है। चार्ल्स कूले ने फ्रेंड्स 3 प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया, 3 महत्वपूर्ण प्राथमिक समूहों का उल्लेख किया है इन्होंने। नंबर 1 इन्होंने परिवार का उल्लेख किया है यानी कि फैमिली, परिवार का उल्लेख किया है फैमिली। और नंबर 2 इन्होंने बच्चों के खेल के साथियों का समूह, प्ले ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। नंबर 3 इन्होंने बताया फ्रेंड्स आपके पड़ोस या उसकों का समूह। प्राथमिक समूह 2 कारणों से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। प्रथम तो यह कि ये समूह सार्वभौमिक होते हैं अर्थात सभी समाजों तथा सभी युगों में पाए जाते हैं। दूसरा यह कि ये समूह व्यक्तित्व निर्माण में अपना प्रथम आधारभूत प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार आपका अगला प्रश्न फ्रेंड्स है प्रश्न उत्तर नंबर 8। प्रश्न उत्तर नंबर 8 क्या कहता है फ्रेंड्स? आप प्रश्न 8 है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना अभिव्यक्त करती है। ऑप्शन ए है अप्राकृतिक संबंधों को, ऑप्शन बी है राजनैतिक संबंधों को, ऑप्शन सी है सामाजिक संबंधों को,
ऑप्शन डी है सांस्कृतिक संबंधों को। तो आपका सही उत्तर इसका है फ्रेंड्स ऑप्शन सी सामाजिक संबंधों को। आपके जो रेड क्लिफ ब्राउन हैं इनके अनुसार संरचना की इकाइयाँ व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति एक ऐसी इकाई है जो सामाजिक व्यवस्था में किसी न किसी परिस्थिति पर काम करता है। यह परिस्थिति पिता, अध्यापक, दुकानदार, मित्र आदि हो सकती है। परिस्थितियों के बीच में जो सामाजिक संबंध होते हैं वे संबंध ही संरचना हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्नोत्तर नंबर 9। अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एफ टानीज, ऑप्शन बी है फ्रेंड C.H. कूले, ऑप्शन सी है समनर, ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस। आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स समनर, ऑप्शन सी समनर इसका सही उत्तर है। सन 1917 में अपनी पुस्तक फोकवेज में W.G. समनर ने सन 1917 में अपनी पुस्तक फोकवेज में इसका अंतःसमूह का उल्लेख किया है। अंतःसमूह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक समूह है जिसके सदस्य आपस में आत्मीयता तथा अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, घनिष्ठ लगाव तथा साथ साथ काम करने की भावनाओं से ओतप्रोत रहते हैं। इसे हम समूह या मेरा समूह भी कहते हैं। वे सभी समूह जो अंतःसमूह के बाहर माने जाते हैं अर्थात जो अंतःसमूह के सदस्य नहीं होते हैं बाह्य समूह का निर्माण करते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति विरोधी भावना, भय, संदेश, घृणा आदि के भाव होते हैं। जो आपके ऑप्शन में बी हैं कूले फ्रेंड्स C.H. कूले जिनको कहते हैं ऑप्शन में इन्होंने कहा है प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने C.H. कूले ने किया है। जो आपके ऑप्शन में ए है टानीज के ने समुदायों यानी कम्युनिटी एवं समितियों एसोसिएशंस में वर्गीकृत किया है। और किंग्सले डेविस आपके जो ऑप्शन डी हैं ये ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की है। किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किसने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? आपका ऑप्शन ए है हर्शकोविट्स, ऑप्शन बी है D.N. मजूमदार, ऑप्शन सी है बेनेडिक्ट, ऑप्शन डी है बीर स्टेर। आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये हर्शकोविट्स। सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है हर्शकोविट्स ने। आपका ये कहते हैं हर्शकोविट्स के अनुसार संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। आपके अगले प्रश्न हैं प्रश्न उत्तर नंबर 11 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है काम्टे अर्थात अगस्त काम्ट, ऑप्शन बी है दुर्खिम अर्थात इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है मार्क्स अर्थात कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है वेबर अर्थात मैक्स वेबर। आपका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक ये काफ़ी मित्रों को पता भी होगा हमारे कार्ल मार्क्स इसके सही उत्तर हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के जो हमारे समाजशास्त्री हैं कार्ल मार्क्स इन्होंने अनेकों पुस्तकों की रचना की हैं जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उनमें से आप ये पुस्तक नोट कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा फ्रेंड्स। इनकी पुस्तक है अगस्त काम जो आपके ये कार्ल मार्क्स के द होली फैमिली। अगली पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी। अगली पुस्तक है कम्युनिस्ट डिक्लेरेशन। अगली पुस्तक है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। जो अभी आपने देखा फ्रेंड जो दास कैपिटल के बारे में पूछा ही गया है। जो हमारे फ्रेंड्स इसमें आपके ऑप्शन में अगस्त काम्टे हैं, ऑप्शन ये अगस्त काम्टे हैं। ये इनकी जो है जो पुस्तक है आपको बता देते हैं अगस्त काम्टे की पॉजिटिव फिलॉसफी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड एग्जाम ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है।
और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पोलिटी, ये 2 पुस्तक अगस्त काम्टे की हैं। और जो आपके ऑप्शन में है इमाइल दुर्खिम है, इनकी जो है इमाइल दुर्खिम की जो है पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जरूर इन बुकों को आप नोट कर लीजिएगा। इमाइल दुर्खिम के द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन 2 मतलब प्रश्न सॉरी फ्रेंड, ये दूसरी बुक इनकी है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, अगली पुस्तक इनकी द सुसाइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सुसाइड। अगली पुस्तक इनकी द एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजन्स, द एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये इनकी पुस्तक है। और फ्रेंड्स जो ऑप्शन में आपके डी हैं मैक्स वेबर की जो इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं इसको नोट कर लीजिएगा। द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये इनकी बुक है वेबर की। और द हिंदू सोशल सिस्टम, ये भी वेबर की है। हमारा अगला प्रश्न आपके लिए है प्रश्न उत्तर नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने अभी प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बारे में आप सभी को बताया है। तो इनका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए है आपके डॉक्टर, ऑप्शन बी है वकील, ऑप्शन सी है प्रोफेसर, ऑप्शन डी है कृषक। तो ये प्रश्न कह रहा है कौन सी अर्जित परिस्थिति नहीं है आपका। तो फ्रेंड्स आपको पता भी होगा डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर ये अर्जित परिस्थिति हो जाएगी, और ये जो आपके कृषक हैं ये अर्जित परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि जो कृषक, इसका ऑप्शन फ्रेंड्स सही आपका है, ऑप्शन डी कृषक ही होगा सही उत्तर इसका। अर्जित परिस्थिति नहीं है। अर्जित परिस्थिति वह परिस्थिति है जिसको व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर की परिस्थिति आदि जो है अपने मेहनत और योग्यता अपने परिश्रम से प्राप्त करता है, इसको अर्जित परिस्थिति कहते हैं। जबकि जो ऑप्शन में आपके कृषक है, ऑप्शन डी, कृषक की परिस्थिति कर्ता जन्म से प्राप्त करता है, यानी कि कृषक का पुत्र जो है कृषक का ही पद ग्रहण करता है, तो इसको जो है प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं, यानी कृषक जो फ्रेंड प्रदत्त परिस्थिति के तहत आएगा। ये आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 13। क्या कहता है फ्रेंड आपका प्रश्न, किसने कहा है कि भूमिका पुंज में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है राल्फ लिंटन, ऑप्शन बी है आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी है एस.एफ. नाडाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर.के. मर्टन, अर्थात रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन के अनुसार भूमिका सेट वस्तुतः संरचनात्मक है, इनका संबंध सामाजिक संरचना से होता है। एक परिस्थिति से कई भूमिकाएं संबंध होती है फ्रेंड, ये जो कहते हैं भूमिका पुंज के बारे में बता रहे हैं, जो है भूमिका पुंज आपका भूमिका पुंज संघर्ष क्या है। तो भूमिका पुंज कह रहे हैं फ्रेंड्स एक परिस्थिति से कई भूमिकाएं संबंध होती है, जैसे प्रधानाचार्य की परिस्थिति से अध्यापक के प्रति है, छात्रों के प्रति है, कर्मचारियों के प्रति है, जो है इस प्रकार प्रधान भूमिकाएं इनकी संबंधित है। कभी कभी एक विशिष्ट परिस्थिति से भी कोई विरोधाभासी भूमिकाएं संबंध होती है, इसी को विरोधाभासी भूमिकाओं को भूमिका संघर्ष अवस्था कहते हैं। जैसे एक मनुष्य फ्रेंड्स तो उसकी कई भूमिकाएं होती है जिसको भूमिका पुंज कहते हैं। जैसे वो स्कूल में गया तो शिक्षक की भूमिका में है, कर्मचारी की भूमिका में है, प्रधानाचार्य की भूमिका, घर पर आया तो पिता की भूमिका में है, किसी का वो पुत्र भी है और किसी का वो जो है दादा भी है। इसलिए एक व्यक्ति की कई भूमिकाएं होती हैं जिसको भूमिका पुंज कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 14। ये क्या कहता है, किस सामाजिक प्रक्रिया में एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह की संस्कृति को पूर्णतः आस्त्रीकृत करता है। तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है समायोजन, ऑप्शन बी है सात्मीकरण, ऑप्शन सी है सहयोग, ऑप्शन डी है समाजीकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी समाजी और सात्मीकरण अर्थात आत्मीकरण, जो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
तो जो सात्विकरण है फ्रेंड्स, एक संस्कृत द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृत को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहा जाता है या सात्विकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृत के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। आत्मसात्करण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृत के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोण को इस प्रकार अपना लिया जाता है जैसे वे उन्हीं किसी संस्कृत के अंग हों, जैसे वे उन्हीं संस्कृत के अंग हों। इस अवधारणा का कई बार प्रयोग संस्कृत ग्रहण अर्थात अकल्चरेशन के पर्यायवाची के रूप में भी किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 15। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है लक्ष्य केंद्रित प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी है संघर्ष। आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी संघर्ष। संघर्ष एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष में ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित ना होकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है। आपके जो ये समाजशास्त्री हैं, एक किंग्सले डेविस और डी.एन. मजुमदार का मत है कि जनजातियों की जो सामाजिक ये फ्रेंड्स ये किंग्सले डेविस जो हैं के अनुसार ये कहते हैं कि जहाँ प्रतिस्पर्धियों का ध्यान प्रतिस्पर्धा से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वही संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 16। प्रश्न उत्तर नंबर 16 है फ्रेंड्स, जनजातियों द्वारा उच्च हिंदू जनजातियों के व्यवहारों के अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है आधुनिकीकरण, ऑप्शन बी है पश्चिमीकरण, ऑप्शन सी है पंथ निरपेक्षीकरण, ऑप्शन डी है संस्कृतिकरण। तो आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स संस्कृतिकरण, ऑप्शन डी सही उत्तर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन आपके एम.एन. श्रीनिवास द्वारा किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झूम से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है साक्षरता, ऑप्शन डी है कृषि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि, ऑप्शन डी कृषि झूम से संबंधित है। आपका स्थानांतरित कृषि भी जिसे कहते हैं, जो झूम से संबंधित है, झूम कृषि को का संबंध है, इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों में प्रचलित है झूम की कृषि। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 18। प्रश्न उत्तर नंबर 18 है आपका, भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है पी.एन. प्रभु, ऑप्शन बी है जे.एस. हट्टन, ऑप्शन सी है के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी के.एम. कपाड़िया इसके सही उत्तर। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक के लेखक के.एम. कपाड़िया हैं। आपके जो अगले ऑप्शन में है पी.एन. प्रभु, ऑप्शन ए है आपके पी.एन. प्रभु। तो इनका जो पी.एन. प्रभु का फ्रेंड्स हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनकी जो है रचना है, आप नोट कर लीजिएगा। और आपके जो जे.एस. हट्टन हैं, ऑप्शन बी जे.एस. हट्टन, इनकी कास्ट इन इंडिया पुस्तक इनकी रचना है। ये सब इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, जो है बराबर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो कि आपके जो ऑप्शन सी सही उत्तर है के.एम. कपाड़िया, के.एम. कपाड़िया का जो पुस्तक है हिंदू किंगशिप मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। और आपके ऑप्शन डी एस.सी. दुबे हैं, इनकी जो है फ्रेम एन विलेज इन इंडिया, इंडियाज चेंज विलेज, अर्थात मानव और संस्कृत। आपके अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 19।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू विवाह का विशेष स्वरूप है? इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू विवाह का विशेष स्वरूप है? तो आपका ऑप्शन ए है परीक्षा, ऑप्शन बी है हठ विवाह, ऑप्शन सी है विनिमय विवाह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदू विवाह का जो फ्रेंड इसमें है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ये जो परीक्षा विवाह, हठ विवाह, विनिमय विवाह हिंदू विवाह के तहत नहीं आते हैं फ्रेंड। तो जो हिंदू विवाह के जो तहत आते हैं फ्रेंड, वो आपके जो विशेष नियम हैं वो 8 प्रकार के हिंदू विवाह के नियम हैं। तो इनका 8 प्रकार फ्रेंड, नंबर 1 ब्रह्म विवाह है, नंबर 2 आपका हो जाएगा देव विवाह, नंबर 3 आर्ष विवाह, नंबर 4 प्रजापत्य विवाह है, नंबर 5 है आपका असुर विवाह है, नंबर 6 है गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह है, नंबर 7 है राक्षस विवाह है और नंबर 8 है पैशाच विवाह है। ये फ्रेंड्स आपके हिंदू विवाह के नियम हैं। और परीक्षा विवाह क्या है? जो आपके ऑप्शन ए में है परीक्षा विवाह। तो परीक्षा विवाह क्या होता है फ्रेंड? ये आपका परीक्षा विवाह ये कुछ जनजातियों में पाई जाती फ्रेंड। जो जनजातियां जो विवाह के इच्छुक युवक होते हैं, ये विवाह के इच्छुक युवक अपेक्षा रखती हैं कि विवाह के पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें परीक्षा विवाह में। यदि वो इस कार्य को पूरा करने में सफल हो जाते हैं तो उस अधिकार होता है कि वह किसी भी विवाह योग्य लड़की को अपनी पत्नी बना सकता है। ये खासकर फ्रेंड जो है नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये विवाह परीक्षा विवाह भीलों में इस प्रकार का विवाह संभवतः पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी है हठ विवाह। तो हठ विवाह क्या है फ्रेंड्स? जब एक विवाह इच्छुक लड़की जो है अपने पसंद के ऐसे लड़के से विवाह करने में सफल हो जाती है, यानी कि ज़बरदस्ती करके लड़का उससे विवाह करने का इरादा नहीं रखता है और वो जो है विवाह करना चाहती है और वो अपने विवाह करने में सफल हो जाती है, तो उसको हठ विवाह कहते हैं। वो इस विवाह में फ्रेंड ये विवाह भी जनजातियों में पाया जाता है। इस विवाह में जो है लड़की लड़के के गले पड़ जाती है, जिसको हठ विवाह कहते हैं। और ये जो खासकर आपका बिरहोर और हो जनजातियों में पाया जाता है। कौन सा विवाह फ्रेंड? हठ विवाह बिरहोर और हो जनजातियों में पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और आपका विनिमय विवाह क्या है? ऑप्शन जो है सी आपका है विनिमय विवाह। तो विनिमय विवाह क्या है फ्रेंड? वधमूल चुकाने से बचने का एक तरीका है। यह दो परिवार आपस में वधुओं के रूप में कन्याओं का विनिमय कर लेते हैं, मतलब अपनी कन्याओं दे देते हैं और अपनी कन्याओं दे देते हैं। ऐसा तरीका समानता जो है पूरे भारतीय जनजातियों में पाया जाता है। और ये जो है एक खासी जनजात है, जिसमें आपका एक खासी जनजात है भारतीय जनजातियों में फ्रेंड, ये विवाह नहीं पाया जाता। इसको विनिमय विवाह खासी जनजातियों में नहीं पाया जाता। इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर नंबर 20। प्रश्न उत्तर नंबर 20 है फ्रेंड्स आपका, भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। भारत में आज भी संयुक्त परिवारों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑप्शन बी नगरीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी मलिन बस्तियों में, ऑप्शन डी उपनगरीय क्षेत्रों में। तो आपका ऑप्शन, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त परिवारों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली ग्रामीण भारत की विशेषता है फ्रेंड्स। भारतीय गांव में आज भी संयुक्त परिवारों की संख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन औद्योगिकरण शहरीकरण ने व्यक्तिवाद की धारणा को बढ़ावा दिया और व्यक्तिवाद ने एकल परिवारों को प्रोत्साहित किया, और जिस कारण आज एकल परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही। एक आपके समाजशास्त्री हैं राम आहूजा, वो क्या कहते हैं? भारत में संयुक्त परिवार में संयुक्तता समाप्त नहीं हो रही है और उस स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जब संयुक्त परिवार लोगों के मानस पटल से गायब हो जाएगा। ये कौन कहता है फ्रेंड्स? आपके भारतीय समाजशास्त्री हैं राम आहूजा, अर्थात ये एक राजनीतिक भी हैं। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 21। एकल विवाह का सिद्धांत किसने दिया? एकल विवाह का सिद्धांत किसने दिया? आपका ऑप्शन ए है
मॉर्गन, ऑप्शन बी है टाइलर, ऑप्शन सी है वेस्टरमार्क, ऑप्शन डी है मोडॉर्क। एकल विवाह का सिद्धांत किसने दिया? तो एकल विवाह का सिद्धांत आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी वेस्टरमार्क ने दिया है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। मालिनोव्स्की की मान्यता है कि एक विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था और रहेगा। ये कौन कहते हैं? मालिनोव्स्की फ्रेंड्स कहते हैं कि विवाह जो है एक सच्चा स्वरूप है, ये था और रहेगा भी। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपके भारतीय संविधान के तहत हिंदू अधिनियम के तहत जो है एकल विवाह को जो है अनिवार्य कर दिया गया है 1955 के तहत। ऑप्शन डी आपके जो है ये जो मोडॉर्क हैं आपके मोडर, ये क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आपके मोडॉर्क कहते हैं फ्रेंड्स आपके 250 समाजों का अध्ययन करने पर। मोडॉर्क ने 250 समाजों का अध्ययन किया है और सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन पाया जाता है। एक मोडॉर्क के अनुसार फ्रेंड ये यौन संतुष्टि के लिए बताते हैं, और नंबर 2 आर्थिक सहयोग के लिए, नंबर 3 संतानों उत्पत्ति, समाजीकरण, लालन पालन के लिए जो है बताते हैं। जो आपके ऑप्शन बी है आपके टाइलर क्या कहते हैं फ्रेंड? टाइलर का जो है मानना है कि परिवार का वर्तमान स्वरूप प्राचीन काल के मातृसत्तात्मक परिवार की एक उद्विकासीय अवस्था है, ये टाइलर कहते हैं। ऑप्शन जो आपके ये हैं मॉर्गन क्या कहते हैं फ्रेंड? मॉर्गन कहते हैं कि परिवार जो है परिवार का उद्विकास जो है 5 स्तरों पर माना जाता है। मॉर्गन जो मानते हैं, नंबर 1 इन्होंने कहा समरक्त परिवार है, नंबर 2 इन्होंने बताया है समूह परिवार है, नंबर 3 इन्होंने बताया सिंडेस्मियन परिवार बताया है फ्रेंड्स, और नंबर 4 इन्होंने पितृ सत्तात्मक परिवार बताया है, और नंबर 5 एक विवाही परिवार इन्होंने बताया है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 22 आपका है मुस्लिम विवाह है एक। ऑप्शन ए है पवित्र संस्कार, ऑप्शन बी है संविदा, ऑप्शन सी है धार्मिक बंधन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी संविदा। मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा विवाह माना जाता है। मुस्लिम विवाह एक संविदा विवाह है, जबकि पवित्र संस्कार वाला विवाह ये हिंदू विवाह में होता है फ्रेंड्स। मुसलमानों में जो विवाह है उसको निकाह कहा जाता है, जो एक सामाजिक दीवानी समझौता है एक तरह से। इनमें विवाह को निकाह कहते हैं, जिसका निकाह का शाब्दिक अर्थ जो है फ्रेंड्स नर नारी का विशेष समागम माना जाता है। मुस्लिम विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, वरन एक दीवानी समझौता। धार्मिक संस्कार हिंदू विवाह होता है फ्रेंड्स, जिसका उद्देश्य घर बसाना। मुस्लिम विवाह का जो उद्देश्य होता है घर बसाना, संतान उत्पत्ति करना और उन्हें वैध घोषित करना संतान को। कपाड़िया जो कहते हैं आपके केम कपाड़िया हैं। इस्लाम में विवाह एक अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का फल जो है मेहर अर्थात वधु को भेंट दी जाती है। इस प्रकार मुसलमानों में विवाह के 2 विषमलिंगियों के बीच एक समझौते के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये आपके केएम कपाड़िया के विचार है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न उत्तर नंबर 23। संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? तो आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन ए है IP देसाई, ऑप्शन बी है MS गोरे, ऑप्शन सी है इरावती कर्वे मैडम, ऑप्शन डी है AM शाह। तो संयुक्त परिवार प्रकारात्मक पक्षों का किसने वर्णन किया है? तो आपका इसका सही उत्तर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन सी इरावती कर्वे मैडम ने संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। केएम कपाड़िया, AR देसाई, एलिन रॉस, AM शाह, MS गोरे एवं सच्चिदानंद ने फ्रेंड्स संयुक्त परिवार के संरचनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया है, जबकि आपकी इरावती कर्वे मैडम ने संयुक्त परिवार के प्रकार्यात्मक पक्ष का वर्णन किया है। कर्वे की कुछ प्रमुख रचना है ये जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। ये प्रमुख रचना जो इनकी है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। किंसप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये
करबे की है। इरावती फ्रेंड, इनकी बहुत रचनाएं हैं, लेकिन क्वेश्चन इस समय काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, किसका कथन है कि जात एक बंद वर्ग है? ये फ्रेंड किसका कथन है कि जात एक बंद वर्ग है आपका? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी मदान, ऑप्शन सी घूरी एवं मदान, ऑप्शन डी एमएनसी निवास। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मदान एवं मजूमदार, जात एक बंद वर्ग है इन्होंने माना है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न उत्तर नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रकार के परिवार हैं? आपका ऑप्शन ए है समरक्त परिवार, ऑप्शन बी है दाम्पत्य मूलक परिवार, ऑप्शन सी है बहुपत परिवार, ऑप्शन डी है मातृवंशीय परिवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाम्पत्य मूलक परिवार, ये भारतीय प्रकार का परिवार है। तो ऑप्शन ए जो आपका फ्रेंड्स है समरक्त परिवार, ये समरक्त परिवार क्या कहता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आपका इस व्यवस्था में यौन संबंध स्थापित करने के कोई सामाजिक नियम या प्रतिबंध नहीं थे पहले, और यहाँ तक कि भाई बहनों में भी यौन संबंध स्थापित हो जाते थे। यह एक परिवार मानव समाज के आदिम अवस्था में पाया जाता था। ये फ्रेंड्स आज के समय की बात नहीं, ये आदिम अवस्था में आदिमानव जब थे कह सकते हैं, आदमियों को इतना मनुष्य को ज्ञान नहीं था, ये तब की बात है। और दाम्पत्य मूलक परिवार क्या है? ऑप्शन बी है आपका फ्रेंड्स जो दाम्पत्य मूलक परिवार है। भारतीय परिवार एक दाम्पत्य मूलक परिवार के उदाहरण है। और ऑप्शन सी है फ्रेंड आपका बहुपति परिवार। तो बहुपत परिवार ये जो है आपका जो टोडा नायर की जनजातियां हैं उसमें बहुपति परिवार पाया जाता है। कौन किसमें? टोडा नायर जनजातियों में बहुपत परिवार पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी है फ्रेंड्स मातृवंशीय परिवार। खासी नायर एवं गारो जनजातियों में मातृवंशीय परिवार पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न उत्तर नंबर 26। तो प्रश्न उत्तर नंबर 26 क्या है फ्रेंड आपका? भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया है? तो भारत में जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है गोविंद सदाशिव घूरे, ऑप्शन डी बी है धीरेन्द्र नाथ मजूमदार, ऑप्शन सी है निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन डी है वी एल्विन ने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी विल एल्विन ने राष्ट्रीय उपवन का सुझाव दिया। फ्रेंड जो वी एल्विन ने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, जो है आपका ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर जो है। और जो आपके ऑप्शन ए हैं गोविंद सदाशिव घूरे, इन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। ये फ्रेंड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये आपके फ्रेंड पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग गोविंद सदाशिव घूरे ने किया है। ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपकी जो है ऑप्शन सी है ये निर्मल कुमार बोस अर्थात इनके बोस। तो ये क्या कहते हैं फ्रेंड? जनजातियों का नवीन भारतीय समाज में जनजातियों का सात्विकरण कराने के समर्थक है अर्थात आत्मी से। आपके ऑप्शन बी है फ्रेंड डी.एन. मजूमदार अर्थात धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। ये क्या कहते हैं फ्रेंड? जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उनका पृथक अस्तित्व। आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी आज की ये 26 क्वेश्चनों की प्रश्न उत्तरों की संख्या थी फ्रेंड्स, एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुआ। इसका लास्ट में फ्रेंड हमने आंसर भी दे दिया है 26 क्वेश्चनों का। हम आपसे उम्मीद करते हैं फ्रेंड यह वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप भी इम्पॉर्टेंट है
जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके फ्रेंड्स अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस प्रकार का चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।